नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पद्माकर के काव्य की विशेषताएं इसको समझ लेंगे। साथ ही पद्माकर से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो इस वीडियो से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस छोटे से वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। पद्माकर की गणना रीतिकाल के अंतिम खेमे के कवियों से की जाती है। उनकी प्रसिद्धि कवि तथा आचार्य दोनों रूपों से है। उनकी काव्य रचनाओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला प्रशस्ति काव्य, जो उन्होंने आश्रयदाता राजाओं के पास रहते हुए उनका प्रशस्ति गान के रूप में लिखा है, तो ये हो गया प्रशस्ति काव्य। दूसरे प्रकार का जो काव्य है वो है रीति काव्य। उनका लिखा हुआ जो 2 प्रमुख रचनाएं हैं, एक है पद्माभरण और दूसरा जगद विनोद, ये रीति काव्य है और इन्हीं 2 काव्यों के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली। और जीवन के जो अंतिम पड़ाव है उस समय में उन्होंने कुछ भक्ति काव्य लिखे, जैसे ईश्वर पचीसी, गंगा लहरी। तो इस प्रकार हो गए कि ये 3 प्रकार के काव्यों की रचना किए। पहला हो गया प्रशस्ति काव्य, दूसरा रीति काव्य और तीसरा भक्ति काव्य। लेकिन पद्माकर की ख्याति का जो मूल आधार है वो उसके रीति काव्य के जो 2 ग्रंथ हैं, पद्माभरण और जगद विनोद, यही है। इस काल के अर्थात रीति काल के अधिकांश जो कवि थे वो राजा महाराजाओं के आश्रय में पलते थे, दरबारों से वृत्तियां पाकर ठाट बाट का जीवन बिताते थे और इसके लिए उन्हें अपने आश्रयदाताओं सामंतों की मनोवृत्ति के अनुसार काव्य रचना करनी पड़ती थी। वे स्वयं भी सांसारिक भोग विलास में लिप्त होते थे, है ना। अर्थात ये एक ऐसा समय था जब अधिकतर जो कवि थे वो क्या है कि लोक जगत से कटे हुए थे, राज दरबारों में रहते थे, ठाट बाट से जीवन बिताते थे और जो आश्रयदाता राजा है या सामंत है उसी का गुणगान करते हुए उसी के इच्छा के अनुसार काव्य का रचना करते थे। तो पद्माकर भी इसी प्रकार के एक कवि थे। उन्होंने अपने आश्रयदाता जयपुर नरेश जगत सिंह के लिए अपना ग्रंथ जगद विनोद लिखा, है ना। रूप और सौंदर्य के अनन्य चितेरे कवि पद्माकर ने नायिका भेद संबंधी इस ग्रंथ में नायिका के सौंदर्य, उसके हाव भावों, आंगिक चेष्टाओं तथा मनोभावों के अनूठे चित्र प्रस्तुत किए हैं। बहरहाल पद्माकर को विभिन्न राज दरबारों में आश्रय मिला। उन्हें कोई भौतिक कष्ट तो नहीं था, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। हाँ, बाद में उन्हें श्वेत कुष्ठ जरूर हो गया था। उनकी सारी कविता उनके जीवन के अनुकूल ही चलती रही। नव यौवन में उन्होंने वीर रस को अपनाया। जब युवावस्था में आए तो श्रृंगार रस में डूबे और जब ढलती उम्र के अवस्था में आए तो उन्होंने भक्ति की कविता की रचना की। किंतु साहित्य इतिहास उन्हें श्रृंगारिक कविताओं के कारण ही स्मरण करता रहेगा। अर्थात उनकी प्रसिद्धि उनके रीति काव्य के कारण ही है। अब क्या है, इनका जो कुछ प्रमुख तथ्य है उसको हम लोग एक एक करके देख लेंगे। पहले उन्होंने श्रृंगार वर्णन किस प्रकार से किया, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किस तरह से किया, ठीक है, लोक जीवन का वर्णन किस तरह से किया, उनका भाषा और शिल्प किस प्रकार का था। इन 3-4 बातों को देख लेंगे तो इनके काव्य की जो विशेषताएं हैं वो पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो श्रृंगार वर्णन के बारे में आप जानते ही हैं कि श्रृंगार के मुख्य 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। और पद्माकर दोनों प्रकार की ही श्रृंगारिक रचना के लिए सिद्धहस्त थे। फिर भी आप जान लें कि इनका जो संयोग श्रृंगार है यही अधिक क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ, है ना। वियोग श्रृंगार में उन्होंने उतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की। तो संयोग श्रृंगार इसको समझेंगे तो संयोग श्रृंगार के भी 2 अंग कहे जा सकते हैं। जैसे पहला हो गया रूप वर्णन और दूसरा
नायक नायिका के मिलन का वर्णन। तो इन्होंने दोनों ही किया, है ना। अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह पद्माकर ने भी नखशिख पद्धति का अनुसरण करते हुए नायिका के विभिन्न शारीरिक अवयवों के सौंदर्य का चित्रण किया, है ना। नखशिख वर्णन पद्धति अर्थात शरीर के विभिन्न भागों का वर्णन करना, है ना। तो नायिका के जिन अंगों की अपनी रूप राशि से कवि का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया वे हैं नायिका के नेत्र, उनके अधर, उरोज और बंकिम भ्रिकुटियाँ, है ना। तो इन सब के बारे में उन्होंने रचनाएं की, है ना। वे एक पद में लिखते हैं, मैं इस पूरा पद को लिखा हूँ, उसके पीछे ये भी कारण है कि आपके व्याख्या के दृष्टि से भी ये पद क्या होते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, अतः इसे देख लेना ज़्यादा बेहतर है ना। तो वे एक जगह लिखते हैं कि हरे जागती सी जमुना जब बूढ़े बहे उमहे वह बेनी, है ना। अर्थात नायिका जब क्या कर रही है, उस जल में, उस यमुना के जल में क्या कर रही है, नहा रही है, तो उसकी जो बेनी है, काली बेनी है, वो क्या है, तैर रही है। त्यों पद्मा कर हीर के हारनी गंग तरंगन को सुख देनी। और उसके जो गले का जो हार है वो भी मानो लहरों के साथ बह रहा है और सुंदरता को और बढ़ा रहा है। साथ ही पायन के रंग सो रंगी जाती सी भांति भांति सरस्वती सेनी। साथ ही उसका जो पैर का रंग है वो भी क्या है, लाल है, और उसमें से भी वो क्या है, लाल महावर लगा के रखी है, तो इसकी लालिमा और बढ़ जाती है। पैरे जहाई जहाँ वो बाल जहाँ तहाँ ताल में होती त्रिवेणी। और वो कहते हैं ये तीनों मिलके, जैसे उसके बाल का बेनी है ना, वैसे ही उसका गले का हार और उसके पैरों का लाल रंग, मानो तीनों मिलके क्या बन गया है, त्रिवेणी बन गया है। अर्थात गंगा यमुना सरस्वती क्या है, एक ही जगह में मिल गया है। तो इस तरह का वो वर्णन करते हैं, है ना। तो अगर कहा जाए तो इस छंद में कवि ने नायिका का पूरा वर्णन किया है कि नायिका अपने सहज यौवन से अभिभूत होकर सरोवर में स्नान कर रही है और अपने यौवन की छटा बिखेरती हुई सरोवर में इधर उधर तैरती और इठलाती हुई घूम रही है। कवि के अनुसार उनके रूप सौंदर्य के कारण तालाब का भी महत्व बढ़ गया है ना। वैसे ही दूसरे जगह में वो कहते हैं कि नायिका की रूप राशि के वैभव का सामूहिक प्रभाव बताते हुए विभिन्न अंगों की सुकुमारता, दीप्ति, मादक सुगंध और उसकी कामोद्दीपन शक्ति का वर्णन करते हुए कवि अग्रलिखित छंद में कहते हैं कि सुंदर सुंदर नयन शोभित अनंग रंग, अंग अंग फैलत तरंग परिमल के, वारन के भार सुकुमार को लचरा लंक, राजे पर जंक पर भीतर महल के। कहे पद्मा कर बिलो की मन रीझे जाही, अंवर अमल के सकल जल थल के, कोमल अमल के गुलाबन के दल के, सुजात गड़ी पाहन बिछौना मखमल के। तो मैंने इस पद को भी डाला है, कहे कि ये भी क्या है, आपके व्याख्या के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे व्याख्या भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसका भी अर्थ को हम लोग देख लेते हैं। नायिका के शरीर के सुगंध से सारा राजमहल सुगंधित हो उठा है। कमर इतनी पतली है तथा केश राशि इतनी सघन है कि कमर उसका भार ही मानो नहीं संभाल सकती। पैरों के तलवे इतने कोमल हैं कि मखमल का गद्दा भी उन्हें कांटों की तरह गढ़ता है ना। तो इस तरह का वो सुंदरता का वर्णन करते हैं। कवि की दृष्टि इतनी सूक्ष्म और निरीक्षण शक्ति इतनी पैनी है कि उसने नायिका की छवि के विभिन्न अवसरों पर अलग अलग चित्र उतारे हैं। लगता है कि कवि लेखनी से नहीं, फोटोग्राफर के कैमरे से उन छवियों को उतार रहे हैं, है ना। सारांश यह है कि उनकी कविताओं में जीवन के हर्षोल्लास, उमंग और माधुर्य पक्ष की मनोहारी व्यंजना हुई है। उनके संयोग श्रृंगार के चित्रों में इंद्रिय उल्लास भी है, साथ ही मनोभावों का उन्मुक्त विलास भी है। अतः उनके श्रृंगार रस के छंद रीतिकालीन काव्य में अपना अनूठा स्थान रखते हैं,
है ना। वियोग वर्णन का बात करें तो उन्होंने संयोग वर्णन के साथ साथ वियोग वर्णन से भी संबंधित रचनाएं की। भले ही राज्याश्रय में रहने वाले ठाट बाट का जीवन बिताने वाले वे कवि रहे हों, परंतु उन्हें सामान्य जीवन के मनोभावों का भी पूरा ज्ञान था, है ना। एक पद में वे कहते हैं जिसमें पति के न रहने पर पत्नी की स्थिति का वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि पति के न रहने पर घर सूना लगता है, घर के पदार्थ काटने को दौड़ते हैं, प्रिय के वियोग होने पर घर सूना होकर जुदा दिखाई देता है। वैसे ही एक स्थान पर वो कहते हैं कि लाज के आधिक्य के कारण मुग्धा नायिका हृदय की बात किसी से कह नहीं सकती, है ना। घर का काम करते हुए वह एकांत में आहें भरती है, रो भी नहीं पाती, केवल आंखों में आंसू भरकर रह जाती है। अपनी व्यथा को छिपाने में वो प्रयत्नशील तो रहती है, किंतु देह का पीला पड़ जाना वो कैसे छिपाएं, है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पद्माकर का वियोग वर्णन है वो शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए, है ना, उसी के अनुसार सहज तथा मार्मिक रूप से लिखा गया है। अगर प्राकृतिक वर्णन का बात करें तो पद्माकर ने श्रृंगार वर्णन के क्रम में ही षड ऋतु वर्णन कर दिया है ना, अर्थात 6 ऋतु का उन्होंने वर्णन किया है, किंतु प्रकृति चित्रण में उन्होंने एकदम मनोयोग नहीं दिया है, अर्थात ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं इस बारे में, है ना। ऋतुओं के वर्णन में भी उन्होंने खिलवाड़ सा किया है। भाषा, भाव और बाह्य स्वरूप तीनों दृश्यों में उनमें कोई विशेषता नहीं दिखाई देती, है ना। लोक जीवन का चित्रण, तो आप जानते हैं कि रीति काल में अधिकतर कवि जो थे वो राज्याश्रय उन्हें प्राप्त था और वे लोक जीवन से अधिकतर कटे हुए थे, है ना। खुद अपने भोग विलास में डूबे रहते थे, जो राज्याश्रय जिनका है उसी के गुणगान करते रहते थे, अर्थात सामंतों के या फिर राजाओं के गुणगान के लिए प्रशस्ति काव्य लिखते रहते थे, है ना। तो लोक जीवन से अधिकतर लोग कटे होते थे। अब देखेंगे कि पद्माकर के साथ क्या बात है ना। तो रीति काल में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का वर्णन सर्वथा उपेक्षित रहा, क्योंकि अधिकतर कवि राज्याश्रित थे। पद्माकर भी इसके अपवाद नहीं थे, अर्थात वे भी राज्याश्रित थे, है ना। फिर भी पद्माकर के रचनाओं में लोक जीवन का सीमित अर्थों में चित्रण देखा जा सकता है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में पद्माकर का झुकाव वैराग्य और भक्ति के प्रति हुआ। इस कोटि की रचनाओं में अनुभूति की सच्चाई पर विश्वास किया जा सकता है ना। इन कविताओं में उन्होंने संसार की जटिलताओं का चित्रण किया है। लोक में जिन जिन देवताओं की वंदना अथवा पूजा होती थी उनके प्रति समभाव से वंदना की गई है। उनकी भक्ति भावना और असंप्रदायिक है। हाँ, यहाँ पे अ होता असंप्रदायिक है, अर्थात ये कोई संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है, वो क्या है, अलौकिक के दृष्टि से चलने वाले व्यक्ति थे, है ना। तो ये हो गया इनका प्रकृति वर्णन, है ना। साथ ही क्या देख लिए हम लोग कि लोक जीवन के बारे में उन्होंने किस प्रकार से वर्णन किया। अब जो अंतिम टॉपिक है वो है काव्य भाषा और शिल्प। तो आप जानते हैं कि उस समय तक क्या है, ब्रज भाषा ही साहित्य की प्रमुख भाषा बनी हुई थी, है ना। तो पद्माकर ने भी रीति काल के अन्य कवियों की तरह ही काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि उनके समय तक ब्रज भाषा का रूप स्थिर हो चुका था और वह केवल ब्रज प्रदेश में ही नहीं अन्यत्र भी काव्य भाषा के रूप में सर्वमान्य हो चुकी थी। पद्माकर का जन्म क्या है, मध्य प्रदेश में हुआ, बुंदेल का जो क्षेत्र है उसमें, है ना। तो बुंदेली भाषा उसकी मातृभाषा थी। उस समय बुंदेलखंड में काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी। तो पद्माकर ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, किंतु बुंदेली के जो व्याकरण के संज्ञा शब्द है, क्रियापद है या फिर मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, इसका प्रयोग भी उनकी रचनाओं में पर्याप्त रूप से दिखाई देता है। पद्माकर का जो शब्द भंडार है वो भी बहुत विस्तृत है। उन्होंने प्राकृत और अपभ्रंश तथा अपने युग में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का
प्रयोग किया है ना। पद्माकर ने अगर शब्द शक्तियों का बात करें तो अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का सशक्त और सुंदर प्रयोग किया है। अगर काव्य गुण की बात करें तो उनकी रचनाओं में माधुर्य, ओज तथा प्रसाद तीनों गुण दिखाई देते हैं। अलंकार योजना की बात करें तो उन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार का स्वाभाविक प्रयोग किया है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।